स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे टरबैट नेवल एयर बेस और सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? ए पाकिस्तान, बी इजराइल, सी यूक्रेन, डी ग्रीनलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पाकिस्तान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पाकिस्तान में आतंकी हमले। हाल ही में कुछ हाई प्रोफाइल आतंकी हमलों से पाकिस्तान को आघात पहुंचा है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नौसैनिक हवाई स्टेशन PNS सिद्दीकी बलूचिस्तान के मकरान के तुर्बत शहर में स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। यह 4 सक्रिय नेवल एयर आर्म बेस में से एक है, जबकि अन्य PNS मेहरान, PNS मकरान, नेवल एयर स्टेशन और मारा है। यह वर्तमान में PNS मेहरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा नौसैनिक एयर स्टेशन है। सैंडक कॉपर गोल्ड माइन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के चगाई जिले में सैंडक शहर के पास स्थित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। सूर्य ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह घटना तब घटित होती है जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी के रास्ते में आ जाता है। 2. सूर्य ग्रहण हर साल 2 से 5 बार ही होता है। 3. पूर्ण ग्रहण लगभग हर 18 महीने में एक बार होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से होकर गुजरा। बता दें कि इस प्रकार का सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान विशेष के लिए एक दुर्लभ घटना है। रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच के अनुसार एक बार जब पृथ्वी पर किसी स्थान पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो उस भाग में अगला सूर्य ग्रहण दिखने में लगभग 400 वर्ष लगते हैं। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी के रास्ते में आ जाता है, अतः कथन 1 सही है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान देखा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की एक ही तरफ होते हैं। एक अमावस्या लगभग 29.5 दिनों में होती है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में इतना ही समय लगता है। हालांकि हर साल सूर्य ग्रहण 2 से 5 बार ही होता है, अतः कथन 2 सही है। जबकि पूर्ण ग्रहण लगभग हर 18 महीने में एक बार होता है, अतः कथन 3 सही है। पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर 400 वर्षों में केवल एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सरोगेसी कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत सरोगेसी केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए या सिद्ध बांझपन या बीमारी वाले युगलों के लिए स्वीकार्य है। 2. परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट को चिकित्सा व्यय और अन्य संबंधित लागतों की प्रतिपूर्ति से अधिक वित्तीय मुआवजा नहीं मिलता है। 3. यह व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिए 10 वर्ष की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरोगेसी नियम। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत सरोगेसी केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए या सिद्ध बांझपन या बीमारी वाले युगलों के लिए स्वीकार्य है। बिक्री या शोषण के प्रयोजन सहित वाणिज्यिक सरोगेसी पर सख्ती से प्रतिबंध लगा हुआ है, अतः कथन 1 सही है। परोपकारी सरोगेसी एक सरोगेसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जहां सरोगेट को चिकित्सा व्यय और अन्य संबंधित लागतों की प्रतिपूर्ति से अधिक वित्तीय मुआवजा नहीं मिलता है, अतः कथन 2 सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले के नियमों में संशोधन किया है, जिसमें कहा गया था कि सरोगेसी से गुजरने वाले युगलों के पास इच्छुक युगल से दोनों युग्मक होने चाहिए। इस अधिनियम के तहत अपराधों में व्यावसायिक सरोगेसी, भ्रूण की बिक्री, शोषण, सरोगेट बच्चे को छोड़ना आदि शामिल है। इनमें 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रिपोर्ट स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी की गई थी। 2. भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में चिन्हित किया गया है। 3. रोहतक को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी की गई, अतः कथन 1 सही है। भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया गया है, जहां औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, अतः कथन 2 सही है।
बांग्लादेश और पाकिस्तान ने प्रदूषण स्तर के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया तथा क्रमशः सबसे अधिक एवं दूसरे सबसे प्रदूषित देश बन गए। बिहार में बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां औसत PM 2.5 सांद्रता 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी उच्च शिक्षा संस्थान यानी HEI धीरे धीरे पूर्ण स्वायत्तता, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय की ओर बढ़ेंगे। 2. वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके निकट एक बहुविषयक HEI होना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 3 श्रेणियों में पुनर्गठित किया जाएगा। 1. अनुसंधान और शिक्षण पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले अनुसंधान विश्वविद्यालय। 2. मुख्य रूप से शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षण विश्वविद्यालय। 3. मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले तथा डिग्री देने वाले कॉलेज। ऐसे सभी संस्थान धीरे धीरे पूर्ण स्वायत्तता, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय की ओर बढ़ेंगे, अतः कथन 1 सही है। सभी HEI को अंततः 3000 या अधिक छात्रों वाले बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके निकट एक बहुविषयक HEI होना चाहिए, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI द्वारा उपयोग की जा रही एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। 2. वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। EVM और वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM वोट रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। EVM के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। EVM भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा असेंबल की गई एक साधारण बैटरी पर चलती है। ECI द्वारा उपयोग की जा रही एक EVM अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है, अतः कथन 1 सही है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाला गया है, अतः कथन 2 सही है। जब वोट डाला जाता है तो एक पर्ची मुद्रित होती है जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक होता है तथा 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी विंडो के माध्यम से खुला रहता है। इसके बाद यह मुद्रित पर्ची अपने आप कटकर वीवीपैट के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बल्लारी जिले में निर्मित एक बहुउद्देशीय बांध है। 2. यह कर्नाटक के बेल्लारी, कोप्पल और रायचूर और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडप्पा और कुरनूल के 6 लंबे समय से सूखाग्रस्त जिलों की जीवन रेखा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तुंगभद्रा बांध यह कर्नाटक के बल्लारी जिले के होसपेटे में तुंगभद्रा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय बांध है। इसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में डॉक्टर थिरुमलाई अयंगर द्वारा किया गया था, अतः कथन 1 सही है। तुंगभद्रा जलाशय की भंडारण क्षमता 101 TMC है और जलग्रहण क्षेत्र 28,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी ऊंचाई लगभग 49.5 मीटर है। महत्व, यह कर्नाटक की बेल्लारी, कोप्पल व रायचूर, जिसे कर्नाटक का राइस बाउल के रूप में जाना जाता है, और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडप्पा तथा कुर्नूल के 6 लंबे समय से सूखाग्रस्त जिलों की जीवन रेखा है, अतः कथन 2 सही है। दोनों राज्यों में भूमि के विशाल हिस्से को सिंचित करने के लिए अतिरिक्त यह जल विद्युत भी उत्पन्न करती है और बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई हैं। 2. संपूर्ण राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को अथवा उसके कुछ हिस्सों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। 3. एक बार विक्षुब्ध घोषित होने के बाद संबद्ध क्षेत्र को निरंतर 6 माह की अवधि के लिए विक्षुब्ध घोषित रखा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3,
सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी AFSPA विशुद्ध क्षेत्र वह है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है। इसे उन स्थानों पर लागू किया जा सकता है जहां नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। अधिनियम में वर्ष 1972 में संशोधन किया गया और किसी क्षेत्र को विशुद्ध घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई। अतः कथन 1 सही है। केंद्र सरकार अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक संपूर्ण राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को विशुद्ध क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। विशुद्ध क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार विशुद्ध घोषित होने के बाद संबद्ध क्षेत्र को निरंतर 3 माह की अवधि के लिए विशुद्ध घोषित रखा जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सड़क और रेलवे निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए साधारण मृदा खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी यानी EC की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा समर्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पर्यावरण प्रभाव आकलन। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष पहले जारी की एक अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया। इस अधिसूचना ने सड़क और रेलवे निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए साधारण मृदा खनन को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट प्रदान की है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रबंधित है, जिसमें EIA पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। 2. वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। अतः कथन 1 सही है। इससे प्रारंभ में BISTEC यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में जाना जाता था। संगठन में वर्तमान में 7 सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी करता है? A. VDEM, B. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, C. विश्व बैंक, D. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।